हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी का संज्ञा और वचन से संबंधित जो विविध परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इसका विस्तार रूप भी पढ़ते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य, मूर्ख, तारा, आम, सेना, ये सब क्या हुआ, ये संज्ञा हुआ। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे ये संज्ञा के कितने भेद। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि आदि के नामों को, के नामों को संज्ञा कर संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना, ये सब क्या हुए, ये सब संज्ञा हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि संज्ञा का कार्य क्या होता है। ठीक है, संज्ञा का कार्य क्या होता है। तो संज्ञा का कार्य होता है कि ऐसे नामों का बोध कराना जो क्या है, संसार में सिर्फ एक हो। ठीक है, इसका कार्य हम लिखते हैं कि कार्य क्या है, कार्य, संज्ञा का कार्य। तो ऐसे नामों का बोध कराना, बोध कराना जो संसार में संसार में सिर्फ एक हो, सिर्फ एक हो। ठीक है, इसका कार्य क्या है, तो ऐसे नामों का बोध कराना जो संसार में सिर्फ एक हो। जैसे जैसे हमने लिखा राम, सीता, भारत, एशिया, श्याम, ये सब क्या है, ये सब है, इन ऐसे नामों का बोध करा रहे हैं जो संसार में क्या है, राम क्या है, नाम सिर्फ एक ही है, भारत एक ही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो ये इसका कार्य हुआ। दूसरा कार्य क्या है कि ऐसे नामों को बताना जिससे उनकी जाति का बोध हो। ठीक है, दूसरा क्या है कि ऐसे नामों को नामों को बताना जिससे 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 उनकी जाति का बोध हो, उनकी जाति का बोध, जाति का बोध, उनकी जाति का बोध हो। जैसे जैसे मनुष्य हमने कहा, तो ये मनुष्य किसी एक मनुष्य के लिए नहीं कह रहा है, पूरे मनुष्य जाति के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, मनुष्य हुआ, घर, घर हमने कहा, तो घर, घर क्या है, किसी एक घर को नहीं कहा जा रहा है, ये पूरे घर को कहा जा रहा है, यानी पूरे जितने भी घर है उन सबको घर बोला गया है। ठीक है, इसी तरह लड़का, किसी एक लड़के को नहीं कहा जा रहा है, लड़के में क्या आ जाएंगे, संसार के जितने भी लड़के हैं सब उसमें आएंगे। ठीक है, तो ये हुआ। अब अगला कार्य क्या है इसका, तो अगला कार्य है कि ऐसे नामों को बताना जिससे उनके समूह का बोध हो। ऐसे नामों को बताना, ऐसे नामों को बताना जिससे उनके समूह का बोध, समूह का बोध हो। ठीक है, जैसे हमने लिखा, जैसे हमने लिखा दल, 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 वर्ग, सेना, गुच्छा। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे समूह का बोल रहा है। गुच्छा, गुच्छा में क्या होता है कि गुच्छा, मान लीजिए चाबी का गुच्छा हम बोलते हैं, तो चाबी के गुच्छा में एक गुच्छा नहीं मतलब एक चाबी नहीं होता है, कई सारी चाबियों का समूह को हम क्या कहते हैं, गुच्छा कहते हैं। ठीक है, चाबी का गुच्छा कहता है। इसी तरह परिवार, परिवार में कोई एक नहीं होता, परिवार में कई लोग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऐसे नामों को, ऐसे नामों को बताना जिससे उसके समूह का बोध होता हो। ठीक है, अब अगला इसका कार्य देखते हैं कि अगला कार्य क्या है। तो ऐसे धातु या द्रव्यों के नाम को बताना जिससे मापा या तौला जाता हो। ऐसे धातु या द्रव्य के नामों का
ये नामों को बताना इससे इससे माप या माप जिससे मापा या तौला जा सके, मापा या तौला या सके। ठीक है, ऐसे धातु या द्रव्य के नामों को बताना जिससे मापा या तौला जा सके। ठीक है, जैसे हमने कहा लोहा, सोना, चांदी, हीरा, ये सब क्या है, ये सब ऐसे धातु है जिसको नापा या तौला जा सकता है। ठीक है, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, दूध, तेल, ठीक है, इन सब को क्या है, नापा या तौला जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक और कार्य होता है संज्ञा का, एक ऐसे नामों को बताना जिससे व्यक्ति या पदार्थ के भाव, गुण, दोष, अवस्था, गति, क्रिया आदि का बोध हो। ठीक है, चलिए इसको भी लिखते हैं। ऐसे नामों को बताना, नामों को बताना जिससे व्यक्ति जिससे व्यक्ति या पदार्थ या पदार्थों व्यक्ति या पदार्थों के भाव के भाव, गुण, दोष, अवस्था अवस्था गति अवस्था गति, क्रिया क्रिया आदि का बोध, आदि का। ठीक है, तो ऐसे नामों को बताना जिससे व्यक्ति या पदार्थ के भाव, गुण, दोष, अवस्था, गति, क्रिया आदि का बोध हो। ठीक है, तो ये क्या होता है कि संज्ञा के कार्य होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि लंबाई, तो हम ऐसे ही इसको लिखेंगे कि उसकी लंबाई वह बहुत लंबा है। ठीक, वह बहुत लंबा है, तो क्या हो रहा है कि उसके गुण को बताया जा रहा है कि वह क्या है, वह लंबा है। ठीक है, इसी तरह जवानी, तो जवानी भी है, लिखाई भी है, मित्रता भी क्या है, मित्रता क्या है, भाव को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया संज्ञा के कार्य। अब पढ़ते हैं हम संज्ञा के भेद कितने हो। ठीक है, संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ते हैं हम। संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद, ठीक है, तो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद। ठीक है, संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि दिया रहेगा कि हिंदी भाषा में संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद ही माने गए हैं। ठीक है, कहीं कहीं किसी किताब में आप लोग पढ़ेंगे कि संज्ञा के मुख्यतः, हिंदी में संज्ञा के मुख्यतः 3 भाग ही माने गए हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और जो संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं उसमें क्या होता है, एक और होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा क्या है, हिंदी भाषा में संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम। हिंदी भाषा में संज्ञा के मुख्यतः संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए। कौन कौन सा, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो क्या है कि इसमें क्या है कि जातिवाचक संज्ञा में ही क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को माना जाता, लिखा जाता है। ठीक है, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत क्या है, समूहवाचक 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 संज्ञा को और द्रव्यवाचक संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा को क्या है, इसी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक में समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को रखा जाता है। और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। तो ये होता है कि हिंदी भाषा में संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद ही माने गए हैं। ठीक है,
लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो हम 5 ही लगाएंगे। ठीक है, तो संज्ञा के 5 भेद किसके आधार पर माना जाता है? तो ये अंग्रेजी के आधार पर माना जाता है। और कौन कौन से होते हैं चलिए तो पढ़ते हैं हम। तो संज्ञा के 5 भेद, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो अगर क्वेश्चन पूछे तो हम 5 ही लगाएंगे। 5 कौन कौन से? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा होता है हमारा भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से, जिस शब्द से किसी किसी एक वस्तु, एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, बोध हो उनसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है। ठीक है, तो व्यक्तियों के नाम किस में आता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, व्यक्तियों के नाम किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं व्यक्तियों, व्यक्तियों के नाम। ठीक है, व्यक्तियों के नाम जैसे अंकित, मयंक, सविता, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तियों के नाम। फिर दूसरा है देशों के नाम। ठीक है, देशों के नाम जैसे अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, भारत, ये सब क्या है? ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, देशों के नाम, देशों के नाम, देशों के नाम भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक, अगला है राष्ट्रीय जातियों के नाम। ठीक है, राष्ट्रीय जो जातियां हैं उनके नाम भी क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे जैसे हमने बोला कि यह लड़का पाकिस्तानी है। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी क्या है? हमने जब कहा कि यह पाकिस्तानी है तो ये किसके किसके लिए दर्शा रहा है? कि यह उसकी जाति के लिए दर्शा रहा है कि ये क्या है? यह वहाँ उस देश का है, यानी वो पाकिस्तानी है। ठीक है, तो पाकिस्तानी, अमेरिकी, भारतीय, ये सब क्या हो गए? ये सब राष्ट्रीय जातियां हो गई। ठीक है, तो राष्ट्रीय जातियां भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। राष्ट्रीय जाति, राष्ट्रीय जातियों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। अगला है दिशाओं के नाम जैसे उत्तर, पूरब, पश्चिम, ये सब क्या है? ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम। ठीक है, दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। फिर पहाड़ों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। पहाड़ों के नाम जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय, शिवालिका, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पहाड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम। ठीक है, फिर महासागरों के नाम, महासागरों के जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, ये सब भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, महासागरों, महासागरों के नाम। ठीक है, महासागरों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तकों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। पुस्तकों, पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा रामायण, महाभारत, कामायनी, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। ठीक है, फिर पुस्तकों के नाम, ठीक, जितने समाचार पत्र हैं उनके नाम भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, समाचार पत्रों के नाम। ठीक है, फिर
समाचार पत्रों के नाम। फिर नगरों और शहरों के नाम भी किस में होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में होते हैं। नगरों नगरों एवं शहरों के नाम, शहरों के नाम भी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में होते हैं। जैसे प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, नोएडा, वाराणसी, ये सब क्या हो गए, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। ठीक है। फिर अगला है, दिनों के नाम भी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है। दिनों के नाम, दिनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है। जैसे सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है। अंग्रेजी महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजी महीनों के नाम, ठीक है, अंग्रेजी महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। त्योहारों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। ऐतिहासिक युद्ध एवं घटनाओं के नाम भी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। दार्शनिक तथ्यों के नाम भी क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और कौन कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब अगला पढ़ते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। दूसरा है हमारा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूहों का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से किसी किसी जाति के, जाति के संपूर्ण, जाति के संपूर्ण पदार्थों व उसके समूहों, के समूहों का बोध हो, का बोध हो, बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उसके समूहों का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पर्वत, नदी, पशु, घर, फूल, नदी, झील, ये सब क्या है, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। जैसे हमने बोला नदी, तो नदी क्या है, किसी एक नदी को नहीं ना बोला जा रहा है, नदी होंगे। हमने नदी बोला तो नदी में सारी नदियां आ जाएंगी, जितनी भी नदियां हैं उन सारे, उनके क्या है, वो सारी नदियां आ जाएंगी। तो ये नदी जो जात उनकी नदी है जो उनकी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है। ऐसे ही हमने लिखा पर्वत। ठीक है। पर्वत, पर्वत हम किसी एक पर्वत को नहीं कह रहे हैं, ये पर्वत जाति यानी पर्वत के जितने समूह हैं उन सबको हम पर्वत बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें हो जाएगा, क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम भी किस में आते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, ये सब क्या है, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और मसाले, मिठाइयों के नाम भी किस में आते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। मिठाइयों के नाम, अन्न, मसाले, मसालों के नाम भी किस में आते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, हम लिखते चलते हैं। तो अन्न, मसाले, अन्न, मसाले, मिठाइयों, मिठाई के नाम, ये सब भी किस में आते हैं, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है। वस्तुओं के नाम जैसे टेबल, घड़ी, पुस्तक, भवन, ये सब क्या है, ये सब भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। या जैसे हमने कहा पुस्तक, तो पुस्तक, मैं किसी एक पुस्तक का नाम, अगर वही मैं नाम लेके लिखूं, नाम लेके बोलूं कि रामचरितमानस, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर वही मैं लिखूं पुस्तक, तो इस पुस्तक में सारी पुस्तकें आएंगी, तो ये क्या होगा, उसकी जाति या जाति को संबोधित कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। तो वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम भी किस में आते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे टेबल, घड़ी, पुस्तक, भवन, ये सब क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा हो गए। ठीक है। फिर सामाजिक संबंधों और कार्यों के नाम। ठीक, सामाजिक संबंधों और कार्यों के नाम। ठीक है। चलिए इसको भी हम लिखते हैं और समझाते हैं कि कैसे ये जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। सामाजिक, सामाजिक संबंधों
सामाजिक संबंधों और कार्यों के नाम। ठीक है, सामाजिक संबंधों और कार्यों के नाम भी इसमें आते हैं जातिवाचक संज्ञा में, जैसे भाई बहन, अफसर, नेता। नेता में किसी एक नेता को नहीं बोला जा रहा है, क्या है, नेता, पूरी नेता जाति को बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चोर, किसी एक चोर को नहीं कहा जा रहा है। चोर में अगर हम चोर कहेंगे तो जितने भी चोर हैं, चोर जो समूह है, यानी जो चोर, चोरों का समूह है, उनको, उनकी जाति को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए हमने जातिवाचक संज्ञा पढ़ा, अब अगला पढ़ते हैं हम। अगला है हमारा समूहवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं हम। तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के, वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे हमने बोला सभा, दल, जैसे सभा, सभा, दल, दल, गुच्छा, झुंड, परिवार। गुच्छा, झुंड, परिवार। ठीक है, ये सब क्या होंगे, तो ये सब क्या होंगे, तो ये सब समूहवाचक। ठीक है, सभा, दल, दल किसी एक एक आदमी से दल नहीं बनता, दल में कई लोग होते हैं। ठीक है, तो दल, तो क्या होगा, तो ये व्यक्तियों का समूह होगा, तो उसको क्या कहेंगे, दल कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा हमने पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं हम चौथा। चौथा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस इस संज्ञा से नाप तौल, नाप तौल वाली वस्तु का, वस्तु का बोध हो से द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमने लिखा, जैसे दूध, दही, तेल, पानी, सोना, चांदी, पीतल, ये सब क्या है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाओं में से। ठीक है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे आप द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो दूध, दही, तेल, पानी, लोहा, पीतल आदि, ये सब क्या है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं हम। अगला है हमारा संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। जिस संज्ञा से व्यक्ति, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा
धर्म दशा अथवा अथवा व्यापार, धर्म अथवा व्यापार का बोध बोध होता है उसे हम भाववाचक भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, स्वभाव, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने लिखा मिठास, नम्रता, सुंदरता, तो ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। जैसे हमने बोला कि वह सुंदरता, तो सुंदरता क्या है, सुंदरता उसके गुण को दर्शा रहा है। ठीक है, कि वह सुंदरता क्या है, उसका गुण है, तो यहाँ पे क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं मिठास, आस, नम्रता और सुंदरता आदि, ये सब क्या होंगे, ये सब भाववाचक संज्ञा होंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कार्य क्या होता है और संज्ञा के भेद कितने होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। ठीक, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो स्त्रीत्व क्या है, स्त्रीत्व क्या है, तो ये यहाँ पे कौन सा संज्ञा होगा, तो ये क्या है, स्त्रीत्व जाति को नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, किसी जाति को नहीं दर्शा रहा है। स्त्रीत्व क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि कोई नाम उम भी नहीं है। ठीक है, और द्रव्यवाचक संज्ञा तो होगा नहीं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है कि नापतोल वाली वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्त्रीत्व क्या है, स्त्रीत्व भाव को दर्शाना है। ठीक है, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हमको बताना है कि इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो ऑप्शन है शत्रुता, ऑप्शन बी है वीर, ऑप्शन सी है मनुष्य और ऑप्शन डी है गुरु। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा में होता है कि जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शत्रुता लिखा है, शत्रुता क्या है, ये भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। तो अर्थ के विचार के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो ये 5 प्रकार की। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अभी हमने बताया कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये क्या है, 5 संज्ञा के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है यमुना और ऑप्शन डी है आम। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा होगा, तो यहाँ पे गाय जो लिखा है, तो गाय क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा होगी। गाय किसी एक गाय को नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, ये गाय पूरी जाति को, सॉरी, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, गाय क्या है, गाय जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, आपने बताया कि पशु पक्षियों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, तो गाय क्या होगा, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। पहाड़ क्या होगा, तो पहाड़ ये भी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पहाड़ किसी एक पहाड़ को नहीं कहा जा रहा है, ये सभी पहाड़ों को कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। यमुना क्या है, यमुना नाम है। तो किसी व्यक्ति वस्तु किसी किसी जब किसी शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन है जवान, ऑप्शन बी है बालक, ऑप्शन सी है सुंदर और ऑप्शन ए है मनुष्य। तो जवान क्या है, जवान जवान ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जवान क्या है, ये जातिवाचक, किसी एक जवान को नहीं कहा रहा है जवान, यानी
जितने भी जवान हैं उन सबके समूह को यानी उन सबकी जाति को दर्शा रहा है। ठीक है, बालक भी जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर क्या है? सुंदर ये जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर क्या है? ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, हमसे पूछा है, सी सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन है मिठाई, ऑप्शन बी चतुराई, ऑप्शन सी है लड़ाई और ऑप्शन डी उत्तराई। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन नहीं होगा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा बताइए। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो ऑप्शन है लड़का, ऑप्शन बी है सेना, ऑप्शन सी है श्याम और ऑप्शन डी है दुख। ठीक है, दुख। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? इसमें जातिवाचक संज्ञा होगा हमारा लड़का। ठीक है, लड़का क्या है? ये पूरे लड़कों की जाति को संबोधित कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है देश की हानि जयचंद, देश की हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्द संज्ञा है। ठीक है, देश की हानि जयचंदों से, यहाँ पे रेखांकित है जयचंदों के नीचे, तो रेखांकित हम जयचंद जो लिखा है उसमें कौन सी संज्ञा है हमको बताना है। तो ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा हमने बताया किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ व उसके समूहों का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जयचंदों में कौन सी संज्ञा होगी? तो जयचंदों में क्या होगी? जयचंदो से आदमी, जयचंदो क्या है? ये उसकी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित सबकी संज्ञा बताइए। ठीक है, बुढ़ापा, यहाँ पे बुढ़ापा के नीचे अंडरलाइन है, मतलब रेखांकित है, तो हमको बताना है कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होगी। तो ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है व्यक्ति वस्तु स्थान एवं भाव के नाम को कहते हैं। व्यक्ति वस्तु स्थान एवं भाव के नाम को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे छूट गया, हम लिख देते हैं। यहाँ पे है सर्वनाम, सर्वनाम। ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है विशेषण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति वस्तु स्थान एवं भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो उसका नाम को संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है सत्य सही शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, सत्य सही शब्द में कौन सी संज्ञा है हमको बताना है। तो ऑप्शन है जातिवाचक, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है समूहवाचक और ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक। ठीक है, तो सत्य सही शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो सत्य सही शब्द में ये समूहवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है विजयनी मानवता हो जाए, विजयनी मानवता हो जाए इस पंक्ति में रेखांकित शब्द है। ठीक है, रेखांकित यहाँ पे शुरू हुआ है मानवता, मानवता के नीचे रेखांकित है। तो मानवता में कौन सी संज्ञा होगी हमको बताना है। तो ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई। मानवता क्या है? मानवता जो लिखा है वो क्या है? तो ये भाव को दर्शन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो यहाँ पे होगा हमारा कौन सा? तो भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सा होगा? तो भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है हमको बताना है। तो ऑप्शन है संज्ञा विकारी शब्द है, ऑप्शन बी है संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा प्राय बहुवचन नहीं होते और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो हमको बताना है कि संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो संज्ञा विकारी शब्द है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। ठीक है, संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है, संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है। ठीक है, ये भी सही है। भाववाचक संज्ञा है प्राय बहुवचन नहीं होती, भाववाचक संज्ञा है प्राय बहुवचन नहीं होती, ये भी सत्य है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपयुक्त सभी कथन सत्य। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है विजयदशमी शब्द में संज्ञा है। ठीक है, विजयदशमी शब्द में संज्ञा है, तो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है समूहवाचक संज्ञा और ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा। तो विजयदशमी शब्द में कौन सी संज्ञा है हमको बताना है। तो हमने बताया अभी
कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है कि त्योहार एवं उत्सवों के नाम भी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये कहाँ यहाँ पे क्या है, विजयदशमी क्या है, ये त्योहार है, तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण इनमें से होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण इनमें से होता है, तो ऑप्शन है संज्ञा से, ऑप्शन बी सर्वनाम से, ऑप्शन सी क्रिया से, और ऑप्शन डी इनमें से इन सभी से। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण इनमें से किससे होता है, वो हमको बताना है। तो किससे होता है, वो भाववाचक संज्ञा का निर्माण संज्ञा से भी होता है, सर्वनाम से भी होता है और क्रिया से भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इन सभी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है महत्व में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, महत्व में कौन सी संज्ञा है हमको बताना है। तो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो महत्व में कौन सी संज्ञा होगी हमको बताना है। तो कौन सी संज्ञा होगी, तो ये क्वेश्चन में भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी जी हैं, इस वाक्य में रेखांकित सबकी संज्ञा। ठीक है, तो रेखांकित यहाँ पे रामचरित। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि इसमें रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, और ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। तो रामचरितमानस में कौन सी संज्ञा होगी, तो हमने बताया कि क्या है कि पुस्तकों के नाम, इस पुस्तकों के नाम अगर दिया रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रामचरितमानस क्या है, एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है, इस वाक्य में रेखांकित सबकी संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे भी छूट गया है राष्ट्र से। ठीक है, राष्ट्र संघ के नीचे रेखांकित है, तो हमको बताना है कि राष्ट्र संघ में कौन सा संज्ञा है। तो ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ऑप्शन ये समूहवाचक संज्ञा। तो राष्ट्र संघ लिखा है, और राष्ट्र संघ लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, राष्ट्र मतलब राष्ट्रों का समूह। तो ये कौन सा संज्ञा होगा, तो ये समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, राष्ट्र संघ किसी एक तो नहीं क्या गया है, यानी राष्ट्रों का समूह मिलकर क्या बनता है, राष्ट्र संघ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे समूहवाचक संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है पानी का सामान्य बहुवचन। ठीक है, पानी का सामान्य बहुवचन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आ गया वचन। वचन के बारे में हम पढ़ते हैं कि वचन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वचन, वचन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये। ठीक है, वचन, वचन किसे कहते हैं। ठीक है, तो वचन, वचन का अभिप्राय क्या है, संख्या से होता है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं और फिर इसको बाद देखते हैं तो वचन के कितने, वचन कितने प्रकार के। ठीक है, तो वचन का अभिप्राय क्या होता है, वचन का अभिप्राय क्या होता है, तो वचन का अभिप्राय संख्या से, संख्या से होता है। वचन का अभिप्राय किससे होता है, तो संख्या से। ठीक है, तो संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया, क्रिया के जिस रूप से, के जिस रूप से, रूप से उनकी संख्या का बोध हो उसे हम वचन, रूप से उनकी संख्या का बोध हो, का बोध हो इस वचन पे, तो वचन। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पानी का सामान्य बहुवचन। तो इससे पहले देख लेते हैं कि वचन के प्रकार के। ठीक है, वचन के प्रकार कितने होते हैं, तो वचन के दो प्रकार। ठीक है, वचन के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, हिंदी में वचन के केवल दो, हिंदी में केवल दो वचन ही होते हैं, कौन सा, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में वचन, इन्हें वचन या हिंदी में केवल केवल दो वचन। पहला होता है वचन, क्या होता है, बहुवचन। हम्म, ठीक है, तो हिंदी में वचन कितना होता है, तो हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
ठीक है, चलिए इसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसका आंसर दे लेते हैं कि पानी का सामान्य बहुवचन क्या होगा। पानी का बहुवचन क्या होगा? तो पानी का बहुवचन, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? पानी का बहुवचन पानी। ठीक है, पानी का बहुवचन पानी ही होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे पढ़ता हूँ कि एक वचन और बहुवचन के बारे में अब समझ में आएगा कि पानी का बहुवचन क्यों पानी। ठीक है, तो एक वचन किसे कहते हैं, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक वचन तो पढ़ते हैं। वचन, एक वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान हो उसे हम एक वचन कहते हैं। शब्द, शब्द के जिस रूप से, जिस रूप से एक वस्तु, एक वस्तु या या एक पदार्थ, एक पदार्थ का ज्ञान हो, क्या होता है, सिर्फ एक वचन, एक वचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान हो उसे हम एक वचन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा किताब। ठीक है, जैसे किताब, जैसे किताब, किताब क्या है? एक वचन है। ठीक है, इसी तरह कलम लिखा, कलम, कलम भी क्या है? एक वचन। इसका बहुवचन क्या होगा? किताब का बहुवचन होगा किताबें। कलम का कलम का बहुवचन क्या होगा? तो कलमें होगा। ठीक है, ये क्या है? एक वचन है। अब देखते हैं बहुवचन। बहुवचन, तीसरा है बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? तो बहुवचन इस शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान हो, वस्तुओं या व्यक्तियों को ज्ञान हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के, शब्द के जिस रूप से, जिस शब्द के जिस रूप से, रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों, व्यक्तियों का ज्ञान हो, का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं। जैसे हमने लिखा, जैसे, जैसे बालकों, घोड़ों, किताबें, ये क्या है? जैसे किताब का क्या होगा बहुवचन? तो किताबें। इसी तरह कलम का क्या होगा? कलमें होगा। ठीक है, इसी तरह घोड़ों, घोड़ा का क्या होगा? घोड़ा का बहुवचन होगा घोड़ों। ठीक है, तो ये हो गया बहुवचन। ठीक है, हमने जाना कि एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा कि बहुवचन किसे कहते हैं। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं हम कि बहुवचन बनाने के नियम। ठीक है, बहुवचन बनाने के नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। बहुवचन बनाने के नियम। ठीक है, बहुवचन बनाने के नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुवचन बनाने के नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुवचन दो प्रकार से बनते हैं। ठीक है, बहुवचन कितने प्रकार से बनते हैं? तो दो दो प्रकार से। कौन कौन से? तो विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। ठीक है, विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। चलिए इसको लिखते हैं और समझते हैं कैसे, कैसे बहुवचन बनता है। ठीक है, बहुवचन दो प्रकार से बनते हैं। ठीक है, कैसे? तो विभक्ति, विभक्ति रहित और दूसरा है विभक्ति सहित।
ठीक है। तो बहुवचन दो प्रकार से बनते हैं, विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कि विभक्ति रहित और विभक्ति सहित मतलब क्या, यहाँ पे कैसे बनेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि जैसे हमने लिखा गाय। ठीक, गाय, गाय क्या है, ये एक वचन है। ठीक है, ये एक वचन है और इसका बहुवचन विभक्ति रहित, बहुवचन बहुवचन विभक्ति रहित और बहुवचन विभक्ति रहित। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो गाय का विभक्ति रहित बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो ये बनेगा गाय का गाय। ठीक है, ये क्या होगा, गाय का गाय होगा विभक्ति रहित में। और इसी को विभक्ति सहित में बनाएंगे तो कैसे होगा, तो ये होगा गाय का गाय, गाय। ठीक है, तो इसमें विभक्ति क्या है, ने, का, के, की, में, पर आदि, ये क्या है विभक्ति सहित। गायों ने, गायों का, ठीक है, गायों के, गायों की, ये क्या होगा विभक्ति सहित होगा। ऐसे अगर हम बोलेंगे तो गायों ने, गायों का, गायों के, गायों की, गायों में, ऐसे ये क्या होगा विभक्ति सहित होगा। तो यहाँ पे लिखा हमने ने, का, के, की, पर आदि, ये होगा विभक्ति सहित। ठीक है, इसी तरह हमने लिखा लड़का, लड़का, लड़का क्या है एक वचन है तो इसका बहुवचन विभक्ति रहित क्या होगा, तो बहुवचन होगा लड़के। लड़के क्या होगा विभक्ति रहित होगा। अब विभक्ति सहित इसी का बनेगा तो क्या होगा, तो सेम विभक्तियां ये पूरी रहेंगी। ने, का, के, की, यहाँ पे में भी होगा। ठीक है, में और पर। तो तो विभक्ति सहित क्या होगा, तो विभक्ति सहित होगा लड़कों, लड़कों। ठीक है, लड़कों, तो यहाँ पे भी ये क्या है विभक्ति सहित ने, का, के, की, रे, का, के, की, में, पर, ये सब सेम रहेगा। ठीक है, लड़कों ने, लड़कों का, लड़कों के, लड़कों की, लड़कों में, लड़कों पर, तो ये होगा विभक्ति सहित। ठीक, तो ये हो गया हमारा बहुवचन बनाने का दो नियम होता है, विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं हम। पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन, पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पढ़ते हैं हम। पहला है कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए कर देने से क्या होगा बहुवचन। पुल्लिंग शब्दों के अंत में, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ, ठीक है, आ के स्थान पे, के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन बनता है, बहुवचन बनता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा, जैसे घोड़ा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं घोड़ा, घोड़ा। ठीक है, तो घोड़ा क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, घोड़ा क्या है पुल्लिंग शब्द है और ये क्या है एक वचन है। पुल्लिंग शब्द के साथ ये एक वचन है। ठीक है, तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, तो घोड़ा का होगा घोड़े। ठीक है, इसी तरह हमने लिखा हीरा। हीरा क्या है एक वचन, और हीरा का बहुवचन क्या होगा, आ, यहाँ पे क्या है लास्ट में आ है, तो आ की जगह पे अगर आप ए कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा बहुवचन बन जाएगा, तो हीरा का हीरे हो जाएगा। इसी तरह लड़का हमने लिखा, लड़का, लड़का क्या है एक वचन है और ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो लड़का का क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में आ लगा है ना, आ का ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा बहुवचन, क्या हो जाएगा लड़के। तो ये हो गया, क्या है कि पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पे ए अगर कर देंगे तो वो बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, और इसके कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ ऐसे भी पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनका दोनों वचन में ही एक ही रूप होता है। ठीक है, का अपवाद है, इसको हम लिख देते हैं।
अपवाद क्या है? अपवाद स्वरूप वो, ठीक है, कुछ ऐसे भी पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनका दोनों वचनों में एक ही रूप होता है। ठीक है, कैसे, कौन कौन सा? तो मामा ने लिखा, मामा, नाना, मामा, नाना, दादा, बाबा, बाबा, पिता, दाता, युवा, आत्मा, योद्धा, योद्धा और देवता, देवता आदि। ठीक है, अपवाद स्वरूप क्या है? मामा, नाना, दादा, बाबा, पिता, दाता, युवा, आत्मा, योद्धा, देवता, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग शब्द है। और इनके अंत में क्या है? आ रहा है, लेकिन ये इनका बहुवचन क्या होगा? इनका बहुवचन जो है वही होगा, यानी मामा का बहुवचन ही, मामा का बहुवचन मामा। ठीक है, मामा का बहुवचन मामा ही होगा, नाना का बहुवचन नाना ही होगा। इसके अंत में हम ए नहीं लगा सकते। मामा का बहुवचन मामे नहीं होगा, मामा का बहुवचन मामा ही होगा। ठीक है, बाबा का बहुवचन बाबा ही होगा, बाबे नहीं होगा। ठीक है, अगर इसके अनुसार हम चले तो आ के स्थान ए कर देंगे तो मामा का मामे, ये क्या है? गलत हो जाएगा, ये इसका बहुवचन नहीं होगा। तो ये कुछ अपवाद है जिनका क्या है कि जो पुल्लिंग शब्द है वही इसका क्या होगा? बहुवचन, यानी जो एक वचन में है वही से बहुवचन में भी वही प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा 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 में क्या है कि पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़कर अन्य स्वर और ई, और ई उ ए उ और औ के अंत से अंत होने वाले शब्दों दोनों वचनों में एक ही रूप रहते हैं और वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से होती है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, पुल्लिंग पुल्लिंग संज्ञाओं इन संज्ञाओं को छोड़कर इन संज्ञाओं को छोड़कर अन्य स्वर पोस्ट में हम लिख देते हैं अन्य स्वरों पोस्ट में अ, ई, बड़ी, उताऊ, बड़ाऊ, ए, ओ और औ। ठीक है, ए, ओ और औ से अंत होने वाले से अंत होने वाले शब्द दोनों वचनों में एक ही रूप में रहते हैं। दोनों वचनों में एक एक ही रूप में रहते हैं और वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से होती है। और वचन की पहचान वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से होती है। ठीक है, जैसे हमने लिखा जैसे जैसे हमने लिखा, बालक पढ़ता है, बालक बालक पढ़ता है। ठीक है, बालक पढ़ता है, तो ये क्या है? ये एक वचन में है। ठीक है, बालक पढ़ता है, ये क्या है? एक वचन में है। अगर इसी का हम बहुवचन बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा? इसका बहुवचन बनाएंगे तो बालक पढ़ते हैं, बालक बालक पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बालक पढ़ता है, यहाँ पे क्या है? एक वचन है। क्यों? यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हुआ है, बालक पढ़ता है, यानी बालक एक ही बालक है जो पढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या है? बालक पढ़ते हैं, यानी बहुत सारे बालक हैं जो पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वचन की पहचान किससे हो रही है? तो क्रिया से हो रही है। क्रिया तो क्या कर रहा है? वो पढ़ता है, पढ़ने की क्रिया पढ़ते हैं, यानी बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ता है यानी सिर्फ एक को बोला जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये यहाँ से एक वचन से बहुवचन में बना। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा हमने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आगे की क्लास हम
आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।